लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 11वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस दिन गोरा को बहस में हराकर सुचरिता के सामने अपनी विजय पताका उड़ाने की हारान बाबू को बड़ी इच्छा थी। शुरू में सुचरिता को भी इसकी आशा थी, पर दैवयोग से ठीक इसका उल्टा हुआ। धर्म, विश्वास और सामाजिक मत में सुचरिता के साथ गोरा का मेल न था, किंतु स्वदेश के प्रति ममता और स्वजाति के लिए दुख का अनुभव उसके लिए स्वाभाविक था। यद्यपि देश की बातों के विषय में वो कभी विशेष आलोचना नहीं करती थी, तो भी उस दिन अपनी जाति की निंदा सुनकर गोरा जब एकाएक गरज उठा, तब सुचरिता के मन में उसके अनुकूल प्रतिध्वनि होने लगी। ऐसे जोर से, ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ देश के संबंध में उसके आगे किसी ने आज तक ऐसी बात न कही थी। इसके बाद जब हारान बाबू ने गोरा और विनय के परोक्ष में सामान्य ईर्ष्यावश उन पर अभद्रता का दोषारोपण किया, तब भी सुचरिता को इस अन्याय के विरुद्ध गोरा और विनय का ही पक्ष लेना पड़ा। इससे ये न समझना चाहिए कि गोरा के विरुद्ध सुचरिता के मन का विद्रोह एकदम शांत हो गया। नहीं, गोरा का गले पड़ा उद्धत हिंदुत्व अब भी सुचरिता के मन में आघात पहुंचा रहा था। वो एक प्रकार से ये समझ रही थी कि इस हिंदूपन के भीतर अवश्य कुछ प्रतिकूलता का भाव है। ये अपने भक्ति विश्वास में पर्याप्त नहीं है, ये दूसरों को दबाने के लिए सदा ही उग्र भाव से उद्यत रहता है। उस दिन शाम को सब बातों में, सब कामों में, भोजन करने के समय, लीला से बात करते समय सुचरिता के मन में किसी तरह की एक पीड़ा कष्ट देने लगी। वो किसी तरह उसे दूर न कर सकी। कांटा किस जगह गड़ा है ये जानने पर कांटा निकाला जा सकता है। मन के कांटे को खोज निकालने के लिए वो रात को छत पर अकेली बैठी रही। उसने अपने मन के अकारण ताप को उसी अंधकार की निर्मल धारा से धो डालने की चेष्टा की, किंतु कोई फल न हुआ। अपने हृदय के एक अनिर्दिष्ट बोझ के लिए उसने रोना चाहा, किंतु रुलाई न आई। एक अपरिचित युवक माथे में टीका लगाकर आया। किसी ने उसे तर्क में हराकर उसका घमंड न चूर किया, इसीलिए सुचरिता इतनी देर तक खेद कर रही है। फिर उसने सोचा कि इससे बढ़कर हंसी की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए इस कारण को सर्वथा असंभव जान उसने मन से दूर कर दिया। तब उसे असल कारण याद हो आया और याद होते ही उसे बड़ी लज्जा हुई। आज 3-4 घंटे तक सुचरिता उस युवक के सामने ही बैठी थी और बीच बीच में उसका पक्ष लेकर कुछ बोलती भी थी, परंतु उस युवक ने एक बार भी उसकी ओर न देखा। जाते समय भी उसने सुचरिता की ओर नजर तक नहीं डाली। इस कठोर उपेक्षा ने सुचरिता के मन में गहरी चोट पहुंचाई, इसमें संदेह नहीं। पराये घर की स्त्रियों के साथ मिलने जुलने का अभ्यास न रहने से जो एक प्रकार का संकोच उत्पन्न होता है, उस संकोच का परिचय विनय के व्यवहार में पाया जाता है। पर उस संकोच के भीतर कुछ नम्रता भी है, किंतु गोरा के आचरण में उस संकोच का चिन्ह मात्र भी न था। उसकी वो कठोर और प्रबल उदासीनता सहन करना या उसको हंसी में उड़ा देना सुचरिता के लिए आज क्यों ऐसा असंभव हो गया। इतनी बड़ी उपेक्षा के सामने भी उसने जो अपने मन को न रोककर तर्क में योग दिया था, इसलिए अपनी वाचालता के कारण वो मरी जा रही थी। हारान बाबू के अनुचित तर्क से जब सुचरिता एक बार अत्यंत उत्तेजित हो उठी थी, तब गोरा ने उसकी ओर देखा था। उस दृष्टि में संकोच की गंध मात्र न थी, किंतु उस दृष्टि के भीतर क्या था ये भी जानना कठिन था। तब क्या वो मन ही मन कह रहा था, ये स्त्री बड़ी निर्लज्ज है, अथवा इसको अभिमान कुछ कम नहीं है। पुरुषों के वाद विवाद में ये बिना बुलाए योग देने आती है। अगर उसने ऐसा ही सोचा हो तो इसमें क्या आना जाना है। भले ही इसमें कुछ हानि लाभ की बात न हो, तो भी न मालूम सुचरिता क्यों मन ही मन विशेष कष्ट का अनुभव करने लगी। इन सब बातों को मन से टाल देने के लिए उसने बड़ी चेष्टा की, परंतु किसी तरह वो टाल न सकी। गोरा के ऊपर उसका क्रोध बढ़ने लगा। गोरा को कुसंस्कारग्रस्त उद्यत युवक समझकर मन के सर्वतोभाव से उसने निरादर करना चाहा, किंतु उस कनक भूधराकार शरीर का वज्रकंठ पुरुष की उस निसंकोच दृष्टि का अनुसरण होते ही सुचरिता मन ही मन सकचा गई। वो किसी तरह उस पुरुष सिंह के आगे अपने गौरव की रक्षा न कर सकी। इस प्रकार उधेड़ बुन करते करते रात काफी बीत गई। चिराग बुझाकर घर के सब लोग सोने गए।
सदर दरवाजा बंद होने का शब्द सुनाई पड़ा। उससे ज्ञात हुआ कि दरबान भोजन करके अब सोने को जा रहा है। इसी समय ललिता अपने रात के कपड़े पहनकर छत पर आई। सुचरिता से बिना कुछ कहे वो उसके पास से जा छत के एक कोने में रेलिंग पकड़कर खड़ी हुई। सुचरिता मन ही मन कुछ हंसी। वो समझ गई कि ललिता ने मुझ पर कोप किया है। ललिता के साथ आज उसके सोने की जो बात थी सो एकदम वो भूल गई। किंतु भूल जाने की बात कहने से ललिता के निकट अपराध क्षमा नहीं हो सकता, क्योंकि भूल जाना ही उसके आगे सबसे बढ़कर भारी दोष है। वो समय पर प्रतिज्ञा की बात याद दिला देने वाली लड़की नहीं। इतनी देर तक वो पत्थर की तरह कठोर होकर बिछौने पर पड़ी थी। जितना ही समय बीतता जाता था उतना ही उसका क्रोध बढ़ता जाता था। आखिर जब क्रोध नितांत असह्य हो गया तब वो चारपाई से उठकर चुपचाप ये जताने को आई कि मैं अब तक जाग रही हूं। सुचरिता कुर्सी से उठकर धीरे धीरे ललिता के पास जाकर उसके गले से लिपट गई और बोली, मेरी लक्ष्मी, बहन ललिता, क्रोध न करो। ललिता ने उसका हाथ हटाकर कहा, नहीं, क्रोध क्यों करूंगी, तुम बैठो ना। सुचरिता ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और कहा, चलो बहन, सोने चलें। ललिता कुछ उत्तर न दे चुपचाप खड़ी रही। अंत में सुचरिता उसको जबरदस्ती खींचकर सोने के कमरे में ले गई। ललिता ने अनख कर कहा, तुमने क्यों इतनी देर की? जानती नहीं 11 बज गए। मैं बड़ी देर तक तुम्हारे आने की राह देखती रही। तुम न आई तब हार कर मैं उठी और छत पर गई। अब तो तुम सो रहोगी। सुचरिता ने ललिता को अपनी छाती से लिपटा कर कहा, बहन, आज मुझसे भारी अन्याय हो गया, क्षमा करो। इस प्रकार सुचरिता के अपराध स्वीकार करने पर ललिता के मन से क्रोध जाता रहा। वो एकदम विनीत होकर बोली, बहन, तुम इतनी देर तक अकेली बैठकर किसकी बात सोच रही थी? हारान बाबू की बात तो नहीं? सुचरिता उसके गाल में हल्का सा तमाचा मारकर बोली, दुर। हारान बाबू से ललिता की नहीं बनती थी। यहां तक कि उसकी अन्य बहनों की तरह हारान बाबू की बात छोड़कर सुचरिता के साथ ठठोली करना भी ललिता के लिए असाध्य था। हारान बाबू सुचरिता से ब्याह करना चाहते हैं, इस बात का स्मरण होने से भी उसे क्रोध हो जाता था। कुछ देर चुप रहकर ललिता फिर बोली, अच्छा बहन, विनय बाबू तो अच्छे जान पड़ते हैं। सुचरिता के मन का भाव जानने ही के अभिप्राय से शायद प्रश्न किया गया था। सुचरिता, हाँ विनय बाबू अच्छे क्या, बड़े अच्छे हैं। ललिता ने जिस आशा से यह प्रश्न पूछा था वो पूर्ण रूप से फलित न हुई। तब उसने फिर कहा, अच्छा कहो तो बहन, गौरमोहन कैसा था? मेरे मन में तो वो अच्छा न लगा। उसका चेहरा और भेष विचित्र था। तुम्हें वो कैसा जान पड़ा? सुचरिता, उसके रोम रोम में हिंदूपन भरा था। ललिता, नहीं नहीं, हमारे मौसा महाशय भी तो बड़े भारी हिंदू है, परंतु उनकी चाल और ही प्रकार की है। इसकी चाल कैसी है ये मैं न जान सकी। सुचरिता ने हंसकर कहा, कैसी ही हो। ये कहते ही उसके ऊंचे चमकीले माथे पर दिए हुए तिलक का स्मरण कर सुचरिता को क्रोध हुआ। क्रोध करने का कारण यही था कि इस तिलक के द्वारा गोरा ने मानो अपने माथे पर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिख रखा है कि मैं तुम लोगों से अलग हूं। यदि उस विचित्र भाव के प्रचंड अभिमान को सुचरिता मिट्टी में मिला सकती तभी उसके अंग की ज्वाला मिटती। धीरे धीरे करके दोनों सो गईं। जब रात के 2 बज गए तब सुचरिता ने जाग कर देखा, बाहर खूब पानी बरस रहा है। बीच बीच में उसकी मसहरी से होकर बिजली की छटा चमक जाती है। घर के कोने में जो चिराग रखा था वो बुझ गया। उस रात के सन्नाटे, गाढ़े अंधकार और अविश्राम वर्षा के झरझर शब्द से सुचरिता के हृदय में एक प्रकार की पीड़ा सी मालूम होने लगी। उसने कभी इस करवट और कभी उस करवट बदलकर सोने की चेष्टा की। पास ही ललिता को गहरी नींद में निमग्न देख उसे ईर्ष्या हुई, पर किसी तरह उसको नींद न आई। अंत में वो रूठ कर बिछौने से उठी और बाहर आई। खुली खिड़की के पास खड़ी होकर सामने छत की ओर देखने लगी। बीच बीच में हवा के झोंकों से पानी के छींटे उसके बदन पर पड़ रहे थे। घूम फिरकर फिर वही संध्या समय की बातें उसके मन में एक एक कर आने लगीं। सूर्यास्त समय के राग से रंजित गोरा का चमकता हुआ चेहरा स्पष्ट चित्र की भांति उसके स्मृति पथ पर प्रकट हो गया। गोरा का गंभीर कंठ स्वर उसे स्पष्ट सुनाई देने लगा, आप जिन्हें अशिक्षित समझते हैं मैं उन्हीं के दल में हूं। आप जिसे कुसंस्कार कहते हैं मैं उसी को संस्कार कहता हूं।
जब तक आप देश को प्रिय न समझेंगे, देश के लोगों के साथ एक जगह आकर खड़े न होंगे, जब तक उनके दुख में सहानुभूति प्रकट न करेंगे, तब तक मैं आपके मुंह से देश की निंदा का एक अक्षर भी न सुन सकूंगा। इसके उत्तर में हारान बाबू ने कहा, ऐसा करने से देश का सुधार कैसे होगा? गोरा ने गरज कर कहा, सुधार? सुधार दूसरी बात है। सुधार से भी बढ़कर स्वदेश प्रेम है, स्वदेशी वस्तुओं पर श्रद्धा है। जब हम लोगों का एक मन होगा, एक विचार होगा, तब समाज का सुधार आप ही आप हो जाएगा। आप तो अलग होकर देश को अनेक खंडों में बांटना चाहते हैं। इससे देश का सुधार होना कब संभव है? आप कहते हैं देश के लोग कुसंस्कार से जकड़े हैं, अतएव हम सुसंस्कार दल वाले अलग हो रहेंगे। मैं ये कहता हूं कि मैं किसी की अपेक्षा श्रेष्ठ होकर किसी से अलग न रहूंगा, ये मेरी बड़ी इच्छा है। इसके बाद एक हो जाने पर कौन संस्कार रहेगा और कौन संस्कार न रहेगा, ये मेरा देश जाने या देश के जो विधाता हैं वे जाने। हारान बाबू ने कहा, देश में ऐसी कुप्रथा और संस्कार छाया है जो एक होने नहीं देता। गोरा ने कहा, यदि आप ये सोचें कि पहले उन सब प्रथाओं और संस्कारों को एक एक कर दूर कर लेंगे तब देश एक होगा, तो ये आपकी समझ वैसी ही है जैसे कोई समुद्र को उलझकर उस पार जाना चाहे। अहंकार और अवज्ञा छोड़कर, नम्र होकर, प्रेम देकर पहले अपने को सच्चे दिल से सबके साथ मिलाइए। उस प्रेम के आगे हजारों त्रुटियां और कमजोरियां सहज ही हार मान लेंगी। सभी देशों के समाजों में कुछ त्रुटि और अपूर्णता अवश्य है, किंतु देश के लोग जब तक स्वजाति के प्रेम सूत्र में बंधे रहते हैं तब वे त्रुटियां कुछ विशेष हानि नहीं पहुंचा सकती। सड़ाने का कारण हवा में है। जीवित दशा में हम उससे बचे रहते हैं, किंतु मरते ही सड़ जाते हैं। यदि आप में स्वदेशानुराग नहीं है तो आपसे देश की त्रुटियों का संशोधन होना कदापि संभव नहीं। इस प्रकार समाज से विरुद्ध हो आप संशोधन करना चाहेंगे तो ये बात हम लोग सह न करेंगे, चाहे आप लोग हों या पादरी हों। हारान बाबू ने कहा, क्यों ना कीजिएगा? गोरा ने कहा, ना करने का कारण है। माँ बाप की नसीहत सह की जाती है, किंतु पहरे वाले नौकर की नसीहत में फल की अपेक्षा अपमान बहुत बढ़कर है। वैसा संशोधन स्वीकार करने में मनुष्यत्व नष्ट होता है। पहले आप आत्मीय हो लें, पीछे संशोधक हों, नहीं तो आपके मुंह की भली बात से भी हमारा अनिष्ट ही होगा। इस प्रकार गोरा और हारान बाबू के बीच जो बातें हुई थीं वे एक एक कर सब सुचरिता के मन में आने लगीं, और इसके साथ साथ उसे एक अनिर्दिष्ट दुख का अनुभव होने लगा। थक कर वो बिछौने पर लौट आई और इन चिंताओं को मन से दूर कर सोने की चेष्टा करने लगी, पर उसे नींद न आई। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 11वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।